प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग चेकपोर्ट क्लास 11th के छठे पाठ को पढ़ेंगे। इसका नाम है खाना बदोश। तो चलिए पहले हम लोग इस कहानी के लेखक के जीवन का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। इस कहानी की रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बरला गांव में हुआ। यह गांव जिला मुजफ्फरनगर में स्थित है। अर्थात उनका जन्म 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बरला नामक गांव में हुआ था। उनका भी बचपन सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों में गुजरा था। शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें अनेक प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े थे। उन्होंने संघर्ष करते करते अंत में हिंदी में एमए की डिग्री प्राप्त की। वाल्मीकि जी महाराष्ट्र में भी रहे। वहाँ उनका संपर्क दलित लेखकों से हुआ। उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन एवं चिंतन मनन किया। इस अध्ययन से उनकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन आया। आजकल वे देहरादून की आर्डिनेंसी फैक्ट्री में अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। तो चलिए अब हम उनकी रचनाओं को देखते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में सर्दियों का संताप, बस बहुत हो चुका, कविता संग्रह, सलाम, कहानी संग्रह, जूठन आत्मकथा आदि प्रमुख एवं प्रसिद्ध हैं। अर्थात सर्दियों का संताप और बस बहुत हो चुका उनका 2 कविता संग्रह है, सलाम उनका कहानी संग्रह है और जूठन उनका आत्मकथा है और ये सभी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी भाषा के दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी रचनाओं में जातीय अपमान और उत्पीड़न का वर्णन है। उन्होंने भारतीय समाज के कई अनछुए पहलुओं को भी पाठकों के सामने रखा है। उनके अनुसार दलित ही दलित की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकता है तथा वही उस अनुभव की प्रामाणिक अभिव्यक्ति कर सकता है। उनका सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ आलोचनात्मक लेखन कार्य भी मिलता है। उनकी भाषा में सहजता, तथ्य और आवेग है। व्यंग्य का गहरा पुट भी उनकी रचनाओं में है। नाटकों में अभिनय और निर्देशन करना भी उनकी रुचि है। उनकी आत्मकथा जूठन से उन्हें हिंदी साहित्य में पहचान मिली। वाल्मीकि जी को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 और परिवेश सम्मान 1995 से पुरस्कृत किया जा चुका है। अर्थात वाल्मीकि जी को अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 को मिला और परिवेश सम्मान उनको 1995 में दिया गया था। लेखक के जीवन परिचय को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो चलिए अब हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है खाना बदोश। खाना बदोश का अर्थ होता है जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात वे इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका कोई अस्थायी निवास स्थान नहीं होता है। अर्थात वे लोग कुछ महीने के लिए एक स्थान को निश्चित कर लेते हैं और उसी स्थान पर काम करते हैं और वहीं पर कुछ महीने तक अपना गुजर बसर करते हैं। तत्पश्चात वे लोग अपने नए काम की खोज से एक नए स्थान के लिए निकल जाते हैं। खाना बदोश लोग अपने परिवार के सभी लोगों के साथ ही इधर से उधर घुमा करते हैं। तो चलिए कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। सुखिया के हाथ की पथी कच्ची ईंटें पकने के लिए भट्टे में लगाई जा रही थीं। भट्टे के गलियारे में झरोखेदार कच्ची ईंटों की दीवार देखकर सुखिया आत्मिक सुख से भर गया था। देखते ही देखते हजारों ईंटें भट्टे के गलियारे में समा गई थी। ईंटों के बीच खाली जगह में पत्थर का कोयला, लकड़ी, बुरादा, गन्ने की बाली भर दिए गए थे। असगर ठेकेदार ने अपनी निगरानी में हर चीज तरतीब से लगवाई थी। आग लगाने से पहले भट्ठा मालिक मुख्तार सिंह ने एक एक चीज का मुआयना किया था। 24 घंटे की ड्यूटी पर मजदूरों को लगाया गया था जो मोरियों से भट्टे में कोयला, बुरादा आदि डाल रहे थे। भट्टे का सबसे खतरनाक काम था मोरी पर काम करना। थोड़ी सी असावधानी भी मौत का कारण बन सकती थी। भट्टे की चिमनी धुआं उगलने लगी थी। यह धुआं मीलों दूर से दिखाई पड़ जाता था। हरे भरे खेतों के बीच गहरे मटमेले रंग का यह भट्टा एक धब्बे जैसा दिखाई पड़ता था। मानो और सुखिया महीना भर पहले ही इस भट्टे पर आए थे, दिहाड़ी मजदूर बनकर। हफ्ते भर का काम देखकर असगर ठेकेदार ने सुखिया से कहा था कि सांचा ले लो और ईंट पाथने का काम शुरू करो। 1000 ईंट के रेट से अपनी मजदूरी लो। भट्टे पर लगभग 30 मजदूर थे जो वहीं काम करते थे। भट्टा मालिक मुख्तार सिंह
और असगर ठेकेदार सांझ होते ही शहर लौट जाते थे। शहर से दूर दिन भर की गहमा गहमी के बाद यह भट्टा अंधेरी की गोद में समा जाता था। एक कतार में बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में डिमडिमाती डिबिया भी इस अंधेरे से लड़ नहीं पाती थी। दड़बेनुमा झोपड़ियों में झुककर घुसना पड़ता था, झुके झुके ही बाहर आना होता था। भट्टे का काम खत्म होते ही औरतें चूल्हा चौका संभाल लेती थी। कहने भर के लिए चूल्हा चौका था। ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिटपिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफों प्रतिध्वनियां थी। जहाँ सब कुछ अनिश्चित था, मानो अभी तक इस भट्टे की जिंदगी से तालमेल नहीं बैठा पाई थी। बस सुकिया की जिद के सामने वह कमजोर पड़ गई थी। सांझ होते ही सारा माहौल भाई भाई लगने लगा था। दिन भर के थके हारे मजदूर अपने अपने दड़बों में घुस जाते थे। सांप बिच्छू का डर लगता था, लेकिन करे भी तो क्या। ना जाने कितनी बार सुकिया से कहा था मानो ने, अपने देश की सूखी रोटी ही परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। सुकिया के मन में एक बात बैठ गई थी, नर्क की जिंदगी से निकलना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। मानो की हर बात का एक ही जवाब था उसके पास। बड़े बूढ़े कहा करे हैं कि आदमी की औकात घर से बाहर कदम रखने पे ही पता चले है। घर में तो चूहा भी सुरमा बना रहे। कांधे परियो लंबा लठ धर के चलने वाले चौधरी शहर में सरकारी अफसरों के आगे सीधे खड़े ना हो सके हैं। बुढ़ी बकरियों की तरह मिमियाए हैं और गांव में किसी गरीब को आदमी भी न समझे हैं। मानो सुखिया की पत्नी है और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। मानो ने कहा है कि अपने जो गांव की सूखी रोटी होती है वही किसी दूसरे स्थान के 56 पकवानों के समान होती है, परंतु मानो का जो पति सुखिया है वह मानने को तैयार ही नहीं। वो कहता है कि एक मर्द की पहचान तभी होती है जब वह घर से बाहर आता है, क्योंकि घर पर तो एक चूहा भी शेर के समान होता है। इसीलिए वह बाहर कमाने के लिए गया है और उसके साथ उसकी पत्नी मानो भी आई है और दोनों मिलकर ही भट्टे पर काम करते हैं। सुकिया की इन बातों से मानो कमजोर पड़ जाती थी, इसलिए गांव देहात छोड़कर वे दोनों एक दिन असगर ठेकेदार के साथ इस भट्टे पर आ गए थे। इसके आगे की कहानी को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।